फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाली सभी स्टूडेंट का क्लास थर्ड में स्वागत है। देखिए, इससे पहले की जो हमारी 2 क्लासेज हुई थी, हमने उसमें क्या देखा था। जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर हमने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन के अंदर ये देखा हमने कि जो एफएसओ का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में पता चला कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं फूड और फूड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि हमने जो एफएसओ का जो है सिलेबस उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक पार्ट में तो हम फूड से रिलेटेड जाके पढ़ाई करते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। दूसरे पार्ट के अंदर हम फूड लॉ से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी क्लास के अंतर्गत हमने ये कह दिया था कि हम इस फूड की जो क्वालिटी है, फूड को जो कंट्रोल किया जा रहा है क्वालिटी को, उसके लिए फूड लॉ को फॉलो करवाया जाता है। तो फूड लॉ को फॉलो करवाने के लिए क्या तरीका होता है उस चीज़ को हम आगे की क्लासेज के अंदर हम देखेंगे। दूसरी क्लास के अंदर हमने ये देखा गया कि जो भी ये फूड लॉ है, इस फूड लॉ को किस तरह से हमारे कंट्री के अंदर लागू किया गया है, किस तरह से इस फूड लॉ को लाया गया। कि भारत आज़ाद होने से पहले फूड लॉ की क्या कंडीशंस थी, भारत की आज़ादी के तुरंत बाद में फूड लॉ की क्या कंडीशंस थी, और अभी जो वर्तमान के अंदर जो फूड लॉ चल रहा है वो किस कंडीशंस में है। तो ये पूरा जो टाइम फ्रेम था, उस टाइम फ्रेम को हमने इस फूड लॉ के अंतर्गत आगे समझा कि किस तरह से फूड लॉ को यहाँ पर आगे कंट्री के अंदर फॉलो करवाया गया। इस फूड लॉ के अंतर्गत हमने ये देखा गया कि यहाँ पर क्या क्या मिनिस्ट्री होती है, क्या ऑथोरिटीज़ होनी चाहिए, क्या यहाँ पर डिपार्टमेंट और क्या यहाँ पर ऑफिसर्स इन्वॉल्व होने चाहिए। तो अब इसी क्रम के अंतर्गत हमने थोड़ा सा यहाँ पे फूड लॉ के अंतर्गत जाके ये समझ लिया गया कि इस फूड लॉ को फॉलो कराने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री को देखा। हमने देखा कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर होता है, जिसके अंतर्गत ये फूड लॉ से रिलेटेड एक्टिविटी होती है। कौन सी अथॉरिटी होती है जो फूड लॉ को फॉलो करवाती है, सेंटर के अंदर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, जो ऑल इंडिया लेवल पर एक कॉमन अथॉरिटी है। हर स्टेट के अंदर उसकी खुद की एक स्टेट फूड अथॉरिटीज होती है। डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं फूड लॉ से रिलेटेड। ऑफिसर्स होते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स की हायरार्की है, हायर अथॉरिटी, हायर ग्रेड ऑफिसर, मीडियम, लो। तो उन सब का क्या रहता है कि वो सब ऑफिसर्स किस तरह से फूड लॉ को फॉलो करवाने के लिए अपना अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्ले करते हैं, या अपना जो भी उनका काम रहता है, ड्यूटीज़ रहती है, उनको कैसे वो फॉलो करते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए अब हम आगे देखते हैं कि इस फूड लॉ को फॉलो करवाने के लिए किस तरह से यहाँ पर हायरार्की है, उस हायरार्की को हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर फूड लॉ से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है उसमें किस तरह से ऑफिसर्स अपना काम कर सकते हैं। तो ये आज की जो हमारी जो थर्ड क्लास है उसके अंतर्गत हम यही देखेंगे कि जो भी फूड है, कोई भी फूड हुआ, उस फूड को जो निर्माण का काम कर रहा है, यानी जो उसका मैन्युफैक्चरर है या कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है, ये मैन्युफैक्चरर या फूड बिजनेस ऑपरेटर है जो फूड की प्रोसेसिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है, फूड का जो बनाने का काम होता है वो करता है यहाँ पर। तो देखिए क्या हुआ कि जब हम फूड लॉ की बात कर रहे हैं तो फूड लॉ हमें बताता है कि किसको फूड कहा जा सकता है, किसको फूड नहीं कहा जा सकता है। तो आज हम इसमें तो अभी उलझ नहीं रहे कि फूड क्या होता है, फूड क्या नहीं होता है। इसके लिए हमारी फूड की एक अलग से आगे की क्लासेज रहेगी जिसमें हम बताएंगे आपको कि किसे फूड कह सकते हैं, किसे फूड नहीं कह सकते हैं। लेकिन आज हम इतना समझ लीजिए कि फूड लॉ के अंतर्गत फूड किसे कहा जाएगा, इसकी जो जानकारी है वो कही जाती है सेक्शन 3 के अंतर्गत। यानी सेक्शन 3 ही बताता है कि फूड की डेफिनेशन क्या होती है, सेक्शन 3 ही बताता है कि मैन्युफैक्चरर क्या होता है, फूड बिजनेस ऑपरेटर कौन होते हैं, उन सब की जो डेफिनेशंस होती है वो भी कहाँ से पता चलती है, सेक्शन 3 से पता लगती है। इन फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इन फूड बिजनेस ऑपरेटर की क्या क्या लाइबिलिटीज होती है, उन रेस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटीज का कहाँ से पता चलता है, फूड लॉ के अंतर्गत पता चलता है। तो पता चला कि फूड बिजनेस ऑपरेटर या जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 26 बताता है कि कौन कौन से जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर होते हैं उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है,
उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज़ होती है, उन सब के बारे में भी पता लगाता है कौन सा आपका सेक्शन 27। तो अब क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या लाइबिलिटीज़ होती है, जब हम डिटेल में जब फूड लॉ को पढ़ेंगे तब देखेंगे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी सेक्शन 26 में क्या दे रखा है, 27 के अंदर क्या क्या लाइबिलिटीज़ होती है एफबीओ की, ये सब चीज़ों को हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना सा समझने की बात है कि इनकी कुछ सेक्शन के अंतर्गत जिम्मेदारियां होती है जो हमको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब ऐसे फूड बिजनेस ऑपरेटर जो भी किसी फूड को जब ये बना रहे हैं तो अब उस फूड की क्वालिटी को कंट्रोल करें कि कैसे पता चले कि भाई ये फूड जो मैन्युफैक्चरर बना रहा है वो फूड सही क्वालिटी का है या बुरी क्वालिटी का है। तो इसके लिए उस फूड का सैंपल उठाया जाना जरूरी है। उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट या फूड से रिलेटेड जो भी सैंपल है उसको पिक करेगा। इस सैंपल उठाने की जो प्रक्रिया होती है इसको बोला जाता है सैंपलिंग करना, और ये सैंपलिंग का काम होता है फूड सेफ्टी ऑफिसर FSO। जो आपका FSO होता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है, उस पर्टिकुलर एरिया या जोन के अंदर जिसकी ड्यूटी होती है, उस पर्टिकुलर जोन या एरिया से वो फूड सेफ्टी ऑफिसर उन मैन्युफैक्चरर या फूड बिजनेस ऑपरेटर से सैंपल उठाने का काम करता है। तो अब यहाँ पर जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है तो ये फूड लॉ के अंतर्गत जब काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट भी किसी न किसी नियम या सेक्शन के अंतर्गत होना चाहिए इसका अपॉइंटमेंट। तो देखा जाए तो फूड सेफ्टी ऑफिसर है जिनका अपॉइंटमेंट होता है जो सेक्शन 37 के अंतर्गत होता है। ऐसे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है जिसका अपॉइंटमेंट सेक्शन 37 के अंतर्गत हो गया तो उसको पावर दी जानी चाहिए। ये जो पावर मिलती है उसको सेक्शन 38 के अंतर्गत वो पावर मिलती है कि उसकी क्या क्या पावर्स होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आपने अपॉइंटमेंट करवा दिया, इनको पावर दे दी, तो जब किसी का अपॉइंटमेंट पावर दी जाती है तो उसकी कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज भी होती है। लाइबिलिटीज ये होती है कि उसकी मर्जी नहीं है कि उसकी मर्जी हुआ तो सैंपल उठा लिया, मर्जी नहीं हुई तो सैंपल नहीं उठा, ऐसा नहीं होता। एक रेगुलर टाइम फ्रेम होता है, उसके अंतर्गत उसको सैंपल उठाने रहते हैं। तो वो सब चीज़ों की लाइबिलिटीज होती है, टाइम टू टाइम जाके अपने एरिया या जोन के अंदर इंस्पेक्शन करना रहता है, उस पर्टिकुलर प्रीमाइसेस में जाना रहता है जहाँ पर भी फूड की प्रोसेसिंग से जुड़ा है, फूड बिजनेस से जो जुड़ा हुआ है। तो उन सब जिम्मेदारियाँ या लाइबिलिटीज़ को फॉलो करवाने का लाइबिलिटीज़ किसके अंतर्गत है, उस फूड सेफ्टी ऑफिसर की सेक्शन नंबर 39 के अंतर्गत ये सारी लाइबिलिटीज़ आती है। बराबर बात है, यानी कि FSO का अपॉइंटमेंट होता है, FSO को पावर दी जाती है और FSO की लाइबिलिटीज भी होती है। अब ऐसा जो फूड सेफ्टी ऑफिसर जो फूड का सैंपल है उस फूड सैंपल को कहाँ पे भेज दिया जाता है, लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेबोरेटरीज के अंतर्गत सैंपल को भेजा जाता है। जो भी हमारे गवर्नमेंट ने फूड लैब डिसाइड कर रखी है, जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में फूड लैब है या सेंटर में जो भी फूड लैब है वहाँ पर उस सैंपल को भेज दिया जाता है। तो इस जो भी ये लेबोरेटरीज होती है, सही बात है, जो भी ये लेबोरेटरीज होती है तो उसका इस्टेब्लिशमेंट भी कोई ना कोई एक्ट के अंतर्गत ही होना चाहिए। ऐसे तो है नहीं कि अपनी मर्जी हुई तभी कोई भी लैब को इस्टेब्लिश कर दे, बिल्कुल नहीं है। इसके लिए भी एक नियम कायदा होता है। तो सेक्शन 43 क्या कहता है कि कोई भी लेबोरेटरीज को जो इस्टेब्लिश होना है वो सेक्शन 43 के अंतर्गत होना है। ऐसा जो सैंपल है, फूड का सैंपल है, लेबोरेटरीज में पहुंच चुका है, लेबोरेटरीज में पहुंचने के बाद में उस सैंपल का क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। ऐसा एनालिसिस का काम करने का काम कौन करता है, वो खाद्य विश्लेषक, फूड एनालिस्ट। फूड एनालिस्ट का काम ही क्या होता है, उस पर्टिकुलर फूड सैंपल को एनालिसिस करना और एनालिसिस करने के बाद में उसकी रिपोर्ट तैयार करना। सही बात है, कोई भी फूड सैंपल जो आया है उसको एनालिस्ट क्या करेगा, उसका एनालिसिस करेगा और उस सैंपल को रिपोर्ट तैयार करेगा। तो अब ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं हो रहा है, हर काम को करने के लिए जो भी है खाद्य विश्लेषक है, उस खाद्य विश्लेषक का अपॉइंटमेंट भी किसी न किसी के अंतर्गत किया जाना चाहिए। ये लीजिए, यानी कि समझ में आया कि फूड एनालिस्ट का अपॉइंटमेंट 45 के अंतर्गत और जो लेबोरेटरीज इस्टेब्लिश की गई है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 43 के अंतर्गत। ये लो, सही बात है। अब जो आपका सैंपल था, अब ऐसा सैंपल है जो इसका एनालिसिस कर दिया गया है। एनालिसिस करने के बाद में उसकी रिपोर्ट जनरेट करने का काम कौन करेगा, फूड एनालिस्ट। ये फूड एनालिस्ट इस रिपोर्ट को जनरेट करेगा। हो सकता है कि आपने जो फूड एनालिस्ट ने जो सैंपल किया है वो पास सैंपल हो
यानी कि वो फूड की क्वालिटी या स्टैंडर्ड को फुलफिल कर रहा है जो फूड बिजनेस ऑपरेटर ने उसको तैयार किया था। हो सकता है कि जो भी बिजनेस ऑपरेटर था उसके द्वारा बनाया गया जो फूड था उस फूड की क्वालिटी सही नहीं थी और प्रोडक्ट और उसमें कैसा हो गया, उसका सैंपल फेल हो गया। ये लो जी, ठीक है, पास है तो पॉजिटिव है और पास नहीं है तो नेगेटिव रिपोर्ट है। तो ऐसे केस के अंदर जब रिपोर्ट जब फेल हो गया सब कुछ, तो इस रिपोर्ट को सबमिट कर दिया जाता है आगे। तो देखिए अभी यहाँ तक हम ये नहीं देख रहे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर फूड बिजनेस ऑपरेटर से कितने सैंपल के पोर्शन इकट्ठे कर रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर चार पोर्शन के सैंपल इकट्ठे करता है, उसके साथ में 4 मेमोरेंडम की कॉपियाँ होती है। इन सब चीज़ों को आगे देखेंगे, ये 4 सैंपल या 4 मेमोरेंडम की कॉपियाँ कहाँ पर कैसे सबमिट होती है, उन सब चीज़ों में अभी नहीं उलझना। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में आगे से पढ़ेंगे जब ऑफिसर्स के बारे में, उनकी ड्यूटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी को जब हम डिटेल से पढ़ेंगे। अदरवाइज हमको अभी इतना ही समझना है कि जो भी कोई रिपोर्ट आई उसमें से जो रिपोर्ट अगर आती है तो वो रिपोर्ट का सबमिट की जाती है एक रिपोर्ट डेजिग्नेशन ऑफिसर DO, ठीक है, DO डेजिग्नेशन ऑफिसर्स होती है, उसको रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है और इसका जो अपॉइंटमेंट होता है सेक्शन 36 के अंतर्गत इस DO को अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। और ऐसा जो सेक्शन 36 के अंतर्गत जिस DO का अपॉइंटमेंट किया गया है, ये फर्दर इस तरह की जो भी रिपोर्ट आती है उसको जो सबमिट किया जाता है फूड सेफ्टी कमिश्नर जिसका अपॉइंटमेंट किया जाता है सेक्शन 30 के अंतर्गत। सेक्शन 30 क्या कहता है कि कोई भी फूड सेफ्टी हर स्टेट के अंतर्गत एक स्टेट, सेक्शन 30 कहता है कि हर स्टेट के अंदर जो फूड अथॉरिटी होती है उस फूड अथॉरिटी के अंतर्गत जो एक होना चाहिए वहाँ पर फूड सेफ्टी कमिश्नर होना चाहिए। एक फूड सेफ्टी कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो सेक्शन 30 के अंतर्गत होता है। तो ऐसा जो अपॉइंटमेंट किया गया सेक्शन 30 के अंतर्गत फूड सेफ्टी कमिश्नर देखेगा कि भाई रिपोर्ट तो फेल हुई है। फेल रिपोर्ट का मतलब है कि इस फूड बिजनेस ऑपरेटर ने किसी भी परिस्थिति या कोई भी वजह से इसके द्वारा जो फूड बनाया जा रहा है वो अच्छी क्वालिटी का तो नहीं है। यहाँ पर इसको फूड सेफ्टी कमिश्नर को पता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, ऑफेंस हुआ है। ऑफेंस का मतलब कोई गलत चीज हुई है, दोष है। तो यहाँ पर फूड बिजनेस ऑपरेटर मैन्युफैक्चरर का कुछ न कुछ तो दोष है। तो उस केस में क्या करेगा, फूड सेफ्टी कमिश्नर देखेगा कि किस तरह का आपकी जो रिपोर्ट है उसमें क्या तथ्य ऐसे थे जिसकी वजह से ये रिपोर्ट फेल होके आई है। तो उन तथ्यों के आधार पे क्या करेगा वो जो भी फूड सेफ्टी की ट्राइब्यूनल कोर्ट है, फूड सेफ्टी अपीलेट ट्राइब्यूनल कोर्ट, ठीक है, आप सिर्फ इतना सा ध्यान रख लेना, फूड की जो ट्राइब्यूनल कोर्ट होती है वहाँ पर क्या करेंगे कि इसको सबमिट कर दिया जाएगा। और जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स है, AGO एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या AGO है, तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ये देखेंगे कि वहाँ पर कि किस तरह से ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की ऑफेंस किस लेवल तक का है, ठीक है, ऑफेंस किस लेवल तक का है डिसाइड करेंगे कि भाई कि इसमें सज़ा का प्रावधान कितना है, उसको कोई जेल करनी है या उसकी पेनल्टीज डिसाइड करनी है। यहाँ से भी पेनल्टीज डिसाइड होती है, यहाँ से भी पेनल्टीज डिसाइड होती है। जेल की सज़ा का प्रावधान क्या होता है, तो वो सब बातें अलग है कि 3 साल से कम सज़ा का प्रावधान है तो वो यहाँ से फूड सेफ्टी अपीलेट ट्राइब्यूनल कोर्ट से देखा जा सकता है। 3 साल से ज़्यादा की अगर सज़ा का प्रावधान लग रहा है कि इस मामले में 3 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है तो उसमें हाई कोर्ट का मामला बनता है। लेकिन अब यहाँ पर ओवरऑल बात ये रही कि जो भी अगर रिपोर्ट फेल के बेस पे कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर का ट्राइब्यूनल कोर्ट का जो डिसीजन आता है, उस डिसीजन के बेस पर अगर मान लीजिए जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है उसको अगर वो डिसीजन लगता है कि गलत है तो उसके डिसीजन के अगेंस्ट में रीअपील कर सकता है। ऐसा फूड बिजनेस ऑपरेटर क्या कर सकता है, रीअपील कर सकता है FBO या मैन्युफैक्चरर, कहाँ पर जाके, हाई कोर्ट में। चल लीजिए, ठीक है, और हाई कोर्ट का डिसीजन ही क्या होगा, फिर फाइनल डिसीजन माना जाएगा। तो रीअपील कर सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो केस सबमिट किया जाता है, इस केस को सबमिट करने के पीछे का जो सेक्शन है वो आपका सेक्शन 70, और जो आपका रीअपील है उसके लिए जो सेक्शन बना हुआ है 76 का जो है सेक्शन वो दिया गया है। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि किस तरह से कोई भी मैन्युफैक्चरर फूड बिजनेस ऑपरेटर ने सैंपल को, जो भी फूड तैयार करा उसकी सैम्पलिंग FSO के द्वारा की जाती है, एनालिसिस फूड एनालिस्ट के द्वारा यानी खाद्य विश्लेषक के द्वारा किया जाता है।
फिर जो भी रिपोर्ट आती है उनको सबमिट कर दिया जाता है डीओ को, डेजिग्नेशन ऑफिसर को। रिपोर्ट फेल हुआ तो फूड सेफ्टी कमिश्नर क्या करेगा, उसके लिए एक्शन लेगा। एक्शन के तौर पे ये हो सकता है कि उसका केस सबमिट किया जा सकता है, पेनल्टीज लगाई जा सकती है। केस सबमिट होता है फूड सेफ्टी ट्राइब्यूनल कोर्ट में, जब होता है तो उसकी एक पेनल्टीज निकल के आती है कि उस पेनल्टी कितनी पेनल्टी लगाई जानी चाहिए, क्या सज़ा का कितनी सज़ा दी जानी चाहिए, ये सब यहाँ से डिसाइड होने का काम होता है। जो भी डिसीजन होता है उसके अगेंस्ट में रीअपील की जा सकती है फूड बिजनेस ऑपरेटर या मैन्युफैक्चरर के द्वारा। रीअपील करने के लिए वो कहाँ पर जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, जिसके लिए एक प्रावधान दे रखा है सेक्शन 76, इसके अंतर्गत वो रीअपील जाके कर सकता है। तो यहाँ तक हमको समझ में आ चुका है कि किस तरह से फूड की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए जो भी ऑफिसर्स होते हैं, ये ऑफिसर्स किस तरह से फूड की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे समझना ज़रूरी है। तो अगर आप इसको अगर समझते हैं तो यहाँ से आपके लिए सही रहेगा कि फूड लॉ को किस तरह से फॉलो किया जाता है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हमको एक कुछ चीज़ें समझ में आ रही है कि जैसे कि हमने बात की रेस्पॉन्सिबिलिटी 26, लायबिलिटी 27। अगर इन केस मान लीजिए कि कोई फूड किसी बड़े मैन्युफैक्चरर ने मान लीजिए कोई फूड प्रोडक्ट अपना तैयार किया, तो उस केस में फूड प्रोडक्ट अगर तैयार कर देते हैं तो वो फूड प्रोडक्ट की अगर जो क्वालिटी है, उस जो भी फूड प्रोडक्ट है उसकी अगर क्वालिटी अगर सही नहीं है तो उसको मार्केट से क्या करना पड़ेगा, विड्रॉल करना पड़ेगा। जैसे मैगी के केस में जब सैंपल फेल होने पे जो डिसीजन आया रिपोर्ट के बेस पे, उसमें उस फूड प्रोडक्ट को क्या करना पड़ा, मार्केट से मैगी को रिकॉल करना पड़ा। तो रिकॉल करने के लिए जो मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले थी, उस नेस्ले को पूरे फूड प्रोडक्ट को मार्केट से रिकॉल करना पड़ा। तो इस फूड रिकॉल की जो जिम्मेदारी है, इस फूड रिकॉल की जो जिम्मेदारी होती है वो भी किसकी होती है, मैन्युफैक्चरर या फूड बिजनेस ऑपरेटर की होती है कि वो अपने सारे के सारे प्रोडक्ट को मार्केट से क्या करे, विड्रॉ करे। तो ऐसा जो प्रावधान दे रखा है सेक्शन 28 के अंतर्गत दे रखा है, जिसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि किस तरह से फूड रिकॉल किया जाना चाहिए। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चर फूड बिजनेस ऑपरेटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी या फूड रिकॉल कैसे किया जाता है। फूड रिकॉल का पूरा एक प्रोसीजर है सेक्शन 28 के अंतर्गत। उस प्रोसीजर को हम अलग से जब फूड रिकॉल का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से फूड रिकॉल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हमको फूड सेफ्टी कमिश्नर के बारे में और कुछ भी हम चाहे तो पता कर सकते हैं कि फूड सेफ्टी कमिश्नर कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं। बाकी डिटेल में हम आगे अलग से देखेंगे। अगर बात करें फूड सेफ्टी कमिश्नर, लाइसेंस जारी करना, फूड सेफ्टी कमिश्नर के बिहाफ पर डीओ क्या करता है, लाइसेंस जारी करने का काम करता है। और क्या करते हैं कि जो भी फूड सेफ्टी कमिश्नर क्या कर सकता है कि मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर या फूड बिजनेस ऑपरेटर है, अपनी जो प्रीमाइसेस चला रहा है, कोई भी यूनिट चला रहा है, उसमें ही कोई खामी है, उसकी फूड प्रोसेसिंग के अंदर कोई खामी है, ठीक है, तो उन सब कमियों को दूर करने के लिए यहाँ पर फूड सेफ्टी कमिश्नर एक नोटिस जारी कर सकता है, जिसको बोलते हैं हम इम्प्रूवमेंट नोटिस, कि आप अपनी प्रीमाइसेस को इनको सबको इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, तो इसका नोटिस जारी कर सकता है इम्प्रूवमेंट नोटिस के तौर पर। या मान लीजिए कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर या मैन्युफैक्चरर कोई बहुत ज़्यादा मिलावट का गलत काम कर रहा है, तो उस केस में उस फूड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को भी रोक सकता है फूड सेफ्टी कमिश्नर, या उस प्रीमाइसेस को भी प्रोहिबिट कर सकता है। तो इसको बोलते हैं हम प्रोहिबिशंस। तो इस तरह से आपका फूड सेफ्टी कमिश्नर क्या हुआ, लाइसेंस जारी करने का काम करता है। यहाँ पर लाइसेंस जारी करने का काम किया सेक्शन 31 के अंतर्गत। इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी करता है कि आप अपनी यूनिट को या प्रीमाइसेस को आप अपडेट कीजिए, सेक्शन 32। प्रोहिबिशन का जो काम करता है सेक्शन 33 के अंतर्गत करता है ये, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई पेनल्टीज़ की बात है कि हाँ भाई कोई ऑफेंस हुआ है, जैसा कि अभी पता चला कि कोई भी फूड सैम्पलिंग से रिलेटेड कोई पेनल्टीज़ आती है, तो उस पेनल्टीज़ कितनी लगाई जानी चाहिए उस ऑफेंस के केस में, इसको डिसाइड किया जाता है सेक्शन के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत इसकी पेनल्टीज़ रहती है सेक्शन 41। सेक्शन 41 यही कहता है कि भाई कि आपका कोई ऑफेंस हुआ है, कितनी पेनल्टी लगनी चाहिए।
आगामी आने वाली हमारी जो भी क्लासेज होगी उसमें हम बताएंगे कि किस ऑफेंस के अंतर्गत जो भी आपका दोष है, कोई भी मैन्युफैक्चरर उसका कितना दोष है और उसके कितने दोष के लिए कितनी पेनल्टी है, कितनी सजा है, वो सब को हम अलग से पेनल्टी का एक टॉपिक रहेगा वहाँ पर हम समझेंगे, क्योंकि इंटरव्यू के लिहाज से थोड़ा सा हमको पेनल्टीज़ वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। और बाकी एग्जाम में भी बहुत बार फंसाई के कुछ एक पेपर्स हैं जहाँ पर पेनल्टीज़ वगैरह का जिक्र किया गया है, तो एमसीक्यू के तौर पे भी पेनल्टीज़ को पूछा गया है, तो उसका हम अलग से देखेंगे। बाकी अभी इतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फूड सेफ्टी कमिश्नर केस में लाइसेंस जारी किया 31, इंप्रूवमेंट नोटिस 32, प्रोहिबिशन किया 33 हो गया। तो और अपॉइंटमेंट किसके अंतर्गत किया गया था, इसका सेक्शन 30 के अंतर्गत। तो देखा जाए तो एक सिक्वेंस बन चुकी है यहाँ तक 30, 31, 32, 33, यानी कि फूड सेफ्टी कमिश्नर का अपॉइंटमेंट 30 के अंतर्गत, 31 के अंतर्गत यहाँ पर लाइसेंस जारी किया, इंप्रूवमेंट जारी किया इसका 32 के अंतर्गत, और यहाँ पर 33 के अंतर्गत क्या कर दिया, प्रोहिबिशन, यानी ALI, और ये हो गया आपका P। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से ट्रिक के हिसाब से भी कन्वर्ट कर सकते हो। इधर का जब देखें अपन कि यहाँ पर भी 3 सेक्शन आ चुके हैं, 26, 27 और 28, तो इन 3 को भी हम एक साथ अपन ध्यान में रख सकते हैं। तो पूरा एक सीक्वेंस बन चुका है यहाँ से 26, 27, 28, फिर उसके बाद में 30, 31, 32, 33 हो गया। अपॉइंटमेंट की बात करें तो डेजिग्नेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया गया 36 के अंतर्गत, एफएसओ का अपॉइंटमेंट किया गया 37 के अंतर्गत, पावर दी गई जो क्या 38 के अंतर्गत है, लाइबिलिटीज होती है 39 के अंतर्गत। तो ये भी देख सकते हैं कि एफएसओ से रिलेटेड कौन कौन से सेक्शन हुए, 37, 38 और 39, ये लीजिए। तो ये थोड़ा सा क्या होता है कि अगर हम थोड़ा सा किसी भी चीज़ को एक चार्ट फ्रेम के अंतर्गत या चीज़ों को आपस में अगर कोरिलेट कर दिया जाए तो वहाँ पर क्या होता है कि चीज़ों को याद करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे लेबोरेटरी स्टैब्लिश की गई 43, एनालिसिस के लिए जो एनालिस्ट होता है वो 45 के अंतर्गत अपॉइंटमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपस में क्या होती है, एक दूसरे के साथ कोरिलेट की जा सकती है। तो उससे क्या रहता है कि किसी भी चीज़ को याद करने में आसान रहता है। बाकी आपको इन सब से रिलेटेड फूड एनालिस्ट लेबोरेटरीज कौन कौन सी होती है, उन सब की तमाम जानकारियां हम आपको अलग से देंगे कि भाई कि लेबोरेटरीज के अंदर भी कौन कौन सी होती है। जैसे हम बात करते हैं कि नोटिफाइड लेबोरेटरीज कौन सी होती है, रेफरल लेबोरेटरीज कौन सी होती है, इन सब के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या इनके फंक्शन होते हैं, किस तरह से काम करती है। सेंट्रल की नोटिफाइड लैब, स्टेट की नोटिफाइड लैब, रेफरल लेबोरेटरीज किस तरह से अपने अपने काम करते हैं, इन सब चीज़ों को हम अपनी आगामी आने वाली क्लासेज के अंदर हम डिस्कस करेंगे। एफएसओ किस तरह से सैंपल उठाता है, ठीक है, कि भाई सैंपल उठाता है तो वो कोई पे करके आता है या पे नहीं करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे एफएसओ ही सैंपल उठा सकता है, कोई एक आम कंज्यूमर भी सैंपल उठा सकता है, नहीं उठा सकता किसी फूड बिजनेस ऑपरेटर के यहाँ से। तो इन सब चीज़ों के बीच में प्रावधान दे रखे हैं, तो उन सब चीज़ों को हम अपने आगामी आने वाली क्लासेज के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का उद्देश्य इतना ही था कि हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जानी चाहिए, एक डायरेक्शन बन जानी चाहिए कि हमको किस डायरेक्शन में जाके इस एफएसओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कि किसी भी स्टेट या सेंट्रल के अंदर जो भी फूड एफएसओ की जब भर्ती निकलती है तो उसमें किन किन चीज़ों को हम एक दूसरे के साथ में कोरिलेट करते हुए कैसे हम पढ़ सकते हैं, और कैसे फिर कोई भी एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है या कोई भी इंटरव्यू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसका सही से या ठीक तरह से हम जवाब दे सके। बाकी अगर कोई भी आपको दिक्कत वगैरह आती है तो आप हमसे ये कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास है हम इतना ही रखते हैं। इससे आने वाली जो फूड लॉ से जो रिलेटेड क्लासेज रहेगी वो सब कंटिन्यू रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।